बच्चों धातु और धातु चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे खनिज और अयस्क, धातु निष्कर्षण। धातु निष्कर्षण मतलब जैसे सोना है, चांदी है, तांबा है, एल्युमिनियम है, ये सारी धातुएं हम जो यूज़ कर रहे हैं, इनसे बने हुए आइटम्स को जो यूज़ कर रहे हैं, तो ये आती कहाँ से? तो हम उनका प्यूरिफिकेशन, उनका निष्कर्षण का मतलब प्यूरिफिकेशन कैसे करते हैं। तो अब जैसे मान लीजिए सोना है, तो सोना कहाँ से आता होगा? सोना कि कोई ईंट वगैरह या वैसा कोई खजाना थोड़ी ना है। वो सोना जो होता है, जो प्रत्येक धातु जो है वो प्रकृति, मिट्टी जो है हमारी मृदा में मिली हुई अवस्था में पाई जाती है। उनके परमाणु जो होते हैं, अणु, वो मिट्टी में मिली हुई अवस्था में पाए जाते हैं। ऐसी मिट्टी जिसमें धातु के परमाणु रहते हैं उसको हम खनिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खनिज। इंग्लिश में बोलते हैं मिनरल। तो ऐसी मिट्टी जिसमें धातुओं के थोड़े बहुत भी परमाणु होते हैं वो क्या कहलाती है? खनिज कहलाती है। अब उस खनिज से हम धातु, प्योर धातु प्राप्त करने तक की, अब क्योंकि वो मिट्टी में मिली हुई है तो उसमें से मिट्टी निकालनी है और अशुद्धियाँ उनको निकालना है, तो वो अशुद्धियाँ निकालने के लिए हम जितना प्रोसेस करेंगे वो सारा प्रोसेस का नाम है धातुकर्म। इंग्लिश में बोलते हैं मेटालर्जी। जैसे अपनी माँ है, खाना बनाती है तो पहले आलू सब्जी को धोया जाता है, देन सब्जी को काटा जाता है, फिर उसमें उसको कढ़ाई में छौंका लगा के उसको खाना बनाया जाता है। फिर एक और प्रोसेस होता है जिसमें आटे में पानी डाल के गूंदा जाता है। अब इस ओवरऑल प्रोसेस को क्या बोला जाता है? एक शब्द बोलेंगे कुकिंग। तो ये सब क्या था? कुकिंग था। तो उसी तरीके से धातु निष्कर्षण मतलब मिट्टी में मिली हुई अवस्था में धातु के परमाणु हैं, उनसे हमको शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए जितने काम करने पड़ेंगे उन सब चरणों का या पदों, स्टेप्स को हम एक वर्ड में मेटालर्जी बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं धातुकर्म। तो पहले तो हम ये समझेंगे, इस पूरे टॉपिक में हमें दो शब्द बार बार आएंगे, एक खनिज, एक अयस्क। तो हम खनिज और अयस्क का जो डिफरेंस है उसको समझने की कोशिश करते हैं। खनिज प्रत्येक ऐसी मिट्टी, हर वो मिट्टी जिसमें धातुओं के थोड़े बहुत भी परमाणु हैं, आप उसको खनिज कह सकते हैं। लेकिन अयस्क आप केवल उन्हीं मिट्टी को कहेंगे जिनसे उस मिट्टी से हम क्या करें? शुद्ध धातु को प्राप्त कर सकें और मार्केट में कुछ मुनाफा कमा पाए। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक खेत है, ठीक है, ये एक खेत है और इस खेत में इधर मिट्टी है, इधर मिट्टी, इसमें चांदी के परमाणु जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में, ओके, इसमें चांदी के परमाणु है पर कम मात्रा। ठीक है, अब जब हम इस मिट्टी से 1 किलो चांदी निकालते हैं तो हमारा खर्चा आ जाता है, मान लीजिए 1 लाख रुपए। 1 लाख नहीं मान लेते हैं तो मान लेते हैं 70,000 रुपए। और इससे इस खेत में से अगर हम चांदी 1 किलो प्राप्त करते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा है, तो थोड़ी सी मिट्टी को प्योरीफाई करने पे हमको 1 किलो चांदी प्राप्त हो जाती है। तो मान लो इसमें आया था 20,000 रुपये खर्च करने पर ही हमको 1 किलो चांदी प्राप्त हो जाती है। अब यहाँ से जो चांदी प्राप्त चांदी की हुई है, बट आपने कितना रुपए खर्च कर दिया? 70,000। मार्केट में इस समय भाव कितना है? आज के मार्केट में 60,000। तो 10,000 रुपये आपको घर से डालना पड़ रहा है। तो ऐसा कोई बिजनेस आप नहीं करेंगे, भले ही वो चांदी आपको उससे मिट्टी से मिल रही है। अब ये जो 20,000 है, इसमें आपको 60,000 और मार्केट मिल रही है, इसमें 40,000 बच रहा है। तो ये क्या है? आपका अयस्क है। ऐसी मिट्टी जिससे हम धातु को शुद्धिकरण करने के पश्चात उसके आइटम बना के या उसको प्योर अवस्था में मार्केट में बेच करके कुछ मुनाफा कमा पाते हैं। ठीक है, ऐसी मिट्टी को हम क्या बोलेंगे? अयस्क बोलेंगे। और जिनमें केवल धातु पाया जाए तो उनको हम खनिज बोलेंगे, ये सब केवल नहीं कर पाते। तो हम प्रत्येक हमारा जो खनिज है उससे हम धातु का शोधन नहीं कर सकते, बट हमारा जो अयस्क है उससे हम शुद्ध धातु को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम हर अयस्क को क्या बोल सकते हैं? खनिज बोल सकते हैं। लेकिन प्रत्येक खनिज को, क्योंकि इसमें
मतलब धातु तो है ही, तो इसको खनिज तो बोल ही सकते हैं। खनिज आप इसको भी बोल सकते हो, खनिज आप इसको भी बोल सकते हो। तो प्रत्येक मिट्टी जिसमें धातु के परमाणु में कम या ज़्यादा हो उसको हम खनिज बोल सकते हैं। लेकिन अयस्क केवल आप उसी को बोलोगे जिससे हम शुद्ध मात्रा में धातु प्राप्त करने के पश्चात उससे कुछ मुनाफा कमा पाते हैं। ओके, तो हर ऐसी मिट्टी जिसमें धातु के परमाणु वो खनिज कहलाएगी, बट प्रत्येक खनिज को हम अयस्क नहीं कह सकते। ठीक है, तो हम समझने की कोशिश करते हैं। खनिज का ये डिफरेंस के तौर पे मैं बता दिया, लेकिन आप जब शुरू करेंगे तो पहले खनिज डालेंगे, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, फिर ऐसे डालेंगे, फिर डेफिनेशन, फिर इसका डिफरेंस लिखेंगे। तो खनिज क्या होती है? जिन प्राकृतिक पदार्थों में धातुओं के यौगिक पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। मैंने जैसा भी बता दिया। और जिन खनिजों में लाभदायक और सुविधापूर्वक ढंग से धातु प्राप्त की जा सकती है उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम जिन खनिजों से उन खनिजों को हम क्या बोलते हैं? अयस्क बोलते हैं। खनिजों में धातुओं की प्रतिशत मात्रा क्या होगी? ऑब्वियस है, खनिज ऐसे अगर जिसमें ज्यादा होगी तो अयस्क हो जाएगी ना। तो खनिजों में धातुओं की प्रतिशत मात्रा क्या होती है? कम। जबकि हमारी अयस्क होती है उनमें परसेंटेज क्या होती है? धातुओं की ज्यादा होती है। खनिजों में बहुत अधिक अशुद्धियां होती है, खनिजों में बहुत अधिक अशुद्धि होती है, इसलिए उन पे हमको ज्यादा खर्चा करना पड़ता है उनको अलग करने के लिए, इसलिए हम उतना मार्केट में मुनाफा नहीं कर पाते। जबकि अयस्कों में अशुद्धियां अपेक्षाकृत कम होती है, तो हमारा खर्चा कम आता है। सभी खनिजों को निष्कर्षण के धातु निष्कर्षण के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, मैंने बताया, क्योंकि अगर उसमें हमको ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ रहा है मार्केट वैल्यू से, तो हम उसको क्यों अलग करेंगे, और हम जिनको कम करना पड़ा उनको अलग करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आपका ये अंतर हो गया, ये डिफरेंस भी हो गया। आप इसकी यहाँ से डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। तो बच्चे पहले खनिज डालेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे, अयस्क डालेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे, फिर अयस्क और खनिज का अंतर डालेंगे, फिर ये लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद है अयस्कों का वर्गीकरण। अयस्कों का वर्गीकरण तो कई प्रकार की मतलब अयस्क होती हैं। ऑक्साइड अयस्क होती है, कार्बोनेट अयस्क होती है, सल्फाइड अयस्क होती है, क्लोराइड अयस्क होती है। तो ऐसी धातु में जो ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्साइड बनाएंगे, ऑक्साइड अयस्क कहलाएंगे। क्लोरीन के साथ मिलकर अयस्क बनाएंगे, वो क्लोराइड अयस्क कहलाएंगे। सल्फाइड के अयस्क मिलकर अयस्क बनाएंगे, सल्फाइड अयस्क बनाएंगे। और कार्बोनेट के साथ मिलकर बनाएंगे, वो आपके क्या कहलाएंगे? कार्बोनेट अयस्क कहलाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो आपके सामने है, जैसे ऑक्साइड अयस्क है तो क्यूप्राइड है, तो क्यूप्राइड में क्यूप्रस ऑक्साइड है, ऑक्सीजन लगा हुआ, कॉपर के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ, तो क्यूप्रस ऑक्साइड हो गया। ओके, बॉक्साइड है तो बॉक्साइड में क्या है? Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड है, एल्युमिनियम के साथ ऑक्साइड लगा हुआ। सैग्नीटाइट है, Fe3O4, तो Fe में ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो ये क्या है आपका आयरन के साथ ऑक्साइड का है इसके। ठीक है, कार्बोनेट है, साथ ही इसमें कार्बोनेट लगा हुआ है। मैग्नेटाइट में कॉपर के साथ कार्बोनेट लगा हुआ है, दैट मींस ये कार्बोनेट अयस्क है। मैग्नीशियम के साथ कार्बोनेट का डोलोमाइट अयस्क है। ठीक है, अब आइए सल्फाइड अयस्क, तो लेड के साथ सल्फाइड लगा हो तो गैलेना, मतलब ऐसे तो लेड सल्फाइड है बट अयस्क रूप में इसका नाम गैलेना है। जिंक सल्फाइड, दैट मींस इसमें सल्फाइड लगा हुआ है, जिंक ब्लेंडेड। क्लोराइड अयस्क में देखिए आप KCl, MgCl, Cl क्लोराइड लगा हुआ तो कार्बोनाइट बोलते हैं जनरली इसको मार्केट में। हॉर्न सिल्वर, AgCl, वैसे केमिस्ट्री में एल्युमिनियम क्लोराइड हुआ, बट इसके साथ चांदी के साथ क्या लगा हुआ? क्लोराइड लगा हुआ, तो इसको बोलते हैं हॉर्न सिल्वर। तो इस तरीके से ये ऑक्साइड अयस्क के एग्जांपल्स हो गए, कार्बोनेट अयस्क के एग्जांपल्स हो गए, सल्फाइड अयस्क के एग्जांपल्स हो गए, क्लोराइड अयस्क के एग्जांपल्स हो गए। तो एक नंबर में ऑब्जेक्ट में आपको पूछ सकता है ये ऑक्साइड अयस्क का नाम बताइए, या क्लोराइड का, सल्फाइड का पूछ सकता है। ठीक है, अब इसके आगे हम पढ़ेंगे धातु निष्कर्षण। तो धातु निष्कर्षण के पढ़ने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे धातु निष्कर्षण। धातु निष्कर्षण में मतलब हम क्या करेंगे, हम धातु को उस जो हमारी अयस्क है उससे हम प्योर धातु प्राप्त करने के लिए क्या क्या प्रोसेस से गुजरते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें सबसे पहला टॉपिक होता है अयस्क का पीसना। अयस्क का पीसना, ठीक है।
तो हेडिंग से पता चला हम क्या करेंगे इसमें एस को हम जो जहाँ पे हम पहले ये पता करते हैं कौन सी मिट्टी में हमारी एस ज़्यादा मात्रा में है और धातु प्रमाण ज़्यादा मात्रा में, वहाँ से उसकी खुदाई करते हैं। खुदाई करके उसको हम कहाँ लाते हैं, कारखानों में लाते हैं और कारखाने में उसमें हम स्टैम्प मिल या दलित्र की सहायता से बारीक पीस लेते हैं। स्टैम्प मिल मतलब जैसे आपका स्टैम्प मानी मोहर होती है, आप लगाते हैं। जैसे हमारी छोटियाँ हमारे घरों पे जो स्टैम्प मिल है वो जिसमें मसालदानी, जिसमें आप मसाला कूटते हैं, दैट इज स्टैम्प मिल। स्टैम्प मीन्स मोहर लगाते हैं तो उसी से आप कूटते हैं। उसी तरीके से कारखानों में बड़ी बड़ी स्टैम्प मिल्स होती हैं, उनमें हम उसको पीसते हैं। दलित क्रशर मतलब जैसे मिक्सी, बड़े बड़े ब्लेड्स होते हैं, उनके द्वारा हम इसको पीसते हैं। तो हम स्टैम्प मिल या दलित की सहायता से बारीक इसको पीस लेते हैं। फिर नंबर 2 आता है अयस्क का सांद्रण। ठीक है, तो अयस्क का सांद्रण बनाने की कई विधियां हैं। पहली विधि है फेन उत्प्लावन। ओके गाइस, फेन उत्प्लावन विधि, फेन उत्प्लावन विधि। अब ये 2 नंबर में अलग से केवल चित्र के साथ आ जाती है, तो इसको अलग से भी टॉपिक है फेन उत्प्लावन विधि। फेन उत्प्लावन, फेन मानी होता है झाग, ठीक है, उत्प्लावन मानी ऊपर उतरा जाना। ओके, अब ये इसमें क्वेश्चन ऐसे आता है कि कब प्रयोग करते हैं, तो फेन उत्प्लावन विधि का तब प्रयोग किया जाता है जब अशुद्धियां हमारी भारी होती है और अयस्क क्या होती है, हल्की। ठीक है, ऐसी कंडीशंस में हम क्या करते हैं, फेन उत्प्लावन विधि का प्रयोग करते हैं। जैसे उसमें हम क्या करते हैं, अयस्क को पीस लेते हैं, फिर एक जल से भरा टैंक लेते हैं। जल से भरा टैंक लेते हैं और उसमें हम पिसी हुई अयस्क डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, जो हमने पहले ऊपर पीस ली है। पिसी हुई अयस्क डाल देते हैं और चीड़ का तेल, ओके, और इसमें एक छिद्रित नली की सहायता से वायु के झोंके प्रवाहित करते हैं। ठीक है, अब ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप घर पे क्या करते हैं, कभी आप नहा रहे हैं और आपके दिमाग में शैतानी आ रहा है, आपने मग्गा लिया, मग्गे में सर्फ डाला, उसमें एक पाइप डाल के उसमें फूकना शुरू किया, तो उसमें क्या बनेगा, झाग बनेगा। ठीक है, बिल्कुल वही प्रोसेस है। ये जल है, इसमें आपने किसी भी अयस्क और चीड़ का तेल डाल दिया, तो चीड़ का तेल डालने के बाद इसमें वायु को झोंके प्रवाहित करेंगे तो उसमें झाग बनेगी। अब अयस्क की इसका कंडीशन क्या करेगा, अयस्क आपकी कैसी है, हल्की, अशुद्धियाँ आपकी कैसी है, भारी। तो अशुद्धियाँ तो सब क्या होती है, नीचे बैठ जाती है। और जो अयस्क हमारी हल्की है वो झागों के साथ क्या आ जाती है, झाग प्लस अयस्क। ओके गाइस, अब हम क्या करेंगे, इसको अशुद्धि हमारे नीचे बैठ गई, झाग हमारे ऊपर आ गए। ओके, अयस्क के साथ, तो अयस्क के साथ जब झाग ऊपर आ गए तो हम उसको क्या, झागों को हटा लेंगे। ठीक है, झागों को हटाने का आप जानते हैं, झाग थोड़ी देर बाद बैठ जाते हैं और आपको अयस्क मिल जाती है। इस तरीके से जो अयस्क मिलती है उसको हम सांद्रित अयस्क बोलते हैं, सांद्रित। सांद्रित अयस्क बोलते हैं। ठीक है ना, सांद्रित अयस्क बोलते हैं। सांद्रित इसलिए बोले क्योंकि इसमें से कुछ मात्रा में आपका क्या हुआ, अशुद्धियां नीचे बैठ गई और वो थोड़ा सा प्योर हो गया।
तो जितना ज़्यादा प्योर होता जाएगा अशुद्धियाँ हटती जाएंगी, हर चरण पे अशुद्धियाँ हटती जाएंगी और ऐसा आपका उतना ही ज़्यादा क्या होगा, सांद्रित होता जाएगा। इसको दूसरे वे में कह सकते हो, उतना ज़्यादा प्योर होता जाएगा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम इसको प्राप्त मतलब सांद्रित कर सकते हैं। तो इसको लिखेंगे कैसे वो मैं भाषा बता रहा हूँ। सर्वप्रथम एक टैंक लेते हैं और टैंक में हम जल से भरा टैंक लेते हैं और जल से भरे टैंक में पिसी हुई ऐश का चीटा तेल डालते हैं और इसमें एक छिद्रित नली की सहायता से हम क्या करते हैं, वायु के झोंके प्रवाहित करते हैं, जिससे क्या होता है, झाग बनते हैं। ऐश का हल्की होने के साथ झागों के साथ ऊपर आ जाती है, अशुद्धियाँ नीचे, भारी होने के कारण नीचे बैठ जाती है, झागों को हम उतार लेते हैं। इस प्रकार से हम सांद्रता इसको क्या करते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। आप ये पहले भाषा लिखेंगे, भाषा लिखने के बाद ये आप डायग्राम बनाएंगे, तब ये आपका टॉपिक पूरा होगा। एक बार फिर रिवाइज करता हूँ। सर्वप्रथम हम एक जल से भरा टैंक लेते हैं, जल से भरे टैंक में हम पिसी हुई ऐश डालते हैं और साथ में चीटा तेल डालते हैं और छिद्रित नली की सहायता से हम क्या करते हैं, वायु के झोंके प्रवाहित करते हैं, जिससे उसमें झाग बनते हैं। ऐश हल्की होने के कारण झागों के साथ ऊपर आ जाती है, अशुद्धियाँ भारी होने के कारण नीचे बैठ जाती हैं और हम झागों को पृथक करके उसमें से हम सांद्रता इसको प्राप्त कर लेते हैं। इस तरीके से आपका फेन विधि खत्म हो गया। इसमें अभी फेन विधि के बाद इसमें आपका गुरुत्व पृथक्करण विधि है, चौकी पृथक्करण विधि है, दो और है। ये अभी इस पार्ट में इसीलिए इतना ही, आगे का मैं अगले